आज का टॉपिक है होम रूल लीग। सूरत की फूट के बाद ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से निष्कासित उग्रवादी नेताओं के खिलाफ अपना दमन चक्र शुरू कर दिया था। फलस्वरूप तिलक को 6 वर्ष की सजा देकर मांडले जेल भेज दिया गया। लाला लाजपत राय और वीर चंद्रपाल विदेश चले गए। अरविंद घोष पांडिचेरी जाकर बस गए। अतः 1910 से 1913 के वर्षों में उग्रवादी नेताओं की अनुपस्थिति में राष्ट्रवादियों की गतिविधियां शिथिल पड़ चुकी थीं। इसका एक अन्य कारण रहा सरकार की दमनात्मक नीति। 1914 ईस्वी में 6 वर्षों की सजा काटकर लोकमान्य तिलक जब पुनः वापस लौटे, उनकी वापसी के साथ राष्ट्रवादी यानी उग्रवादी पुनः सक्रिय हो गए। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। तब बहुत से उग्रवादियों के दिमाग में ये विचार काम करने लगा था कि स्वराज प्राप्ति के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने का ये अच्छा अवसर है। किंतु उनका अपना कोई संगठन नहीं था, क्योंकि उदारवादियों ने कांग्रेस के दरवाजे उनके लिए बंद कर रखे थे। अतः अपनी गतिविधियों को चलाने के लिए एक संगठन का प्रश्न उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। उनके सामने आयरलैंड का उदाहरण था। इंग्लैंड से थोड़ी दूरी पर स्थित आयरलैंड के लोग भी स्वराज्य अथवा गृह शासन की प्राप्ति के लिए होम रूल लीग के बैनर तले वैधानिक तथा शांतिमय उपायों से आंदोलन चला रहे थे। अतः राष्ट्रवादियों के मन में भी होम रूल लीग बनाने की बात उठी। 8 मई 1915 को जोसेफ बप्तिस्ता की अध्यक्षता में राष्ट्रवादियों का एक सम्मेलन पूना में हुआ। इस अवसर पर बप्तिस्ता ने होम रूल लीग की स्थापना का सुझाव दिया। तिलक भी इसी प्रकार का संगठन बनाने की बात सोच रहे थे। अतः उन्होंने इस सुझाव को कार्यान्वित करने का निश्चय कर लिया। तिलक की होम रूल लीग की स्थापना 23 और 24 दिसंबर 1915 को पूना में बम्बई, मध्य प्रदेश और बरार के राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें तय किया गया कि होम रूल लीग की स्थापना के औचित्य पर विचार करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की जाएगी। तदनुसार 15 सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त की गई, जिसने 27 से 29 अप्रैल 1916 के बेलगांव सम्मेलन में रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में कहा गया कि शुरू में बम्बई, मध्य प्रदेश और बरार में होम रूल लीग की स्थापना की जाए और बाद में देश के अन्य प्रदेशों में इसकी शाखाएं स्थापित की जा सकती हैं। फिर एक अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की जाए। कमेटी की सिफारिश पर तत्काल अमल किया गया और 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना कर दी गई। जोसेफ बप्तिस्ता को इस का अध्यक्ष और एनसी केलकर को होम रूल लीग सचिव और तिलक इस लीग के सर्वमान्य नेता थे। परंतु उन्होंने इस संगठन का कोई पद स्वीकार न करते हुए इसके द्वारा संचालित आंदोलन के प्रचार प्रसार का दायित्व अपने कंधों पर लिया था। होम रूल लीग की स्थापना की आवश्यकता को समझते हुए तिलक ने मराठा में लिखा सारे देश में होम रूल सारे देश में होम रूल के लिए जनमत तैयार करने और आंदोलन करने के लिए एक संगठन स्थापित करने का समय सुनिश्चित तौर पर आ गया है। कांग्रेस ऐसी संस्था है जिसके पास उत्तरदायित्व के साथ ऐसे काम करने की शक्ति स्वभावतः सबसे ज़्यादा है, लेकिन आमतौर पर माना जाता है कि कांग्रेस इतनी भारी भरकम है कि उससे स्वराज के लिए योजना तैयार करने के और उसके व्यावहारिक सफलता के लिए सक्रिय काम करने को आसानी से चलाया नहीं जा सकता। इसलिए प्रारंभिक कठिन श्रम किसी दूसरे को करना होगा। वस्तुतः इस समय देश के अनेक नेताओं, विशेषकर उदारवादियों का मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान स्वराज की मांग को लेकर आंदोलन चलाकर ब्रिटिश सरकार की परेशानियों को बढ़ाना उचित कदम नहीं होगा। इस प्रकार के लोगों के उत्तर देते हुए तिलक ने स्पष्ट किया कि जब इस समय ग्रेट ब्रिटेन का पड़ोसी देश आयरलैंड स्वराज के लिए आंदोलन चला सकता है, तो हमें भी युद्ध की
समाप्ति का इंतज़ार क्यों करना चाहिए? हमें भी शांतिपूर्ण आंदोलन के द्वारा स्वराज के लिए मांग करनी चाहिए और ब्रिटिश सरकार को चाहिए कि वह संसदीय विधेयक के द्वारा एक समय सीमा निर्धारण कर दे जिसके अंदर भारतीयों को पूर्ण स्वराज्य दे दिया जाएगा। लोकमान्य तिलक ने स्वराज का तात्पर्य समझाते हुए कहा कि इसका मतलब ब्रिटिश नौकरशाही की जगह ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी शासन है। अपने विचारों के प्रचार प्रसार तथा जनमत तैयार करने की दृष्टि से तिलक ने 1916 के मध्य लगभग समूचे देश का दौरा किया। एनी बेसेंट की होम रूल लीग। तिलक की होम रूल की स्थापना के लगभग 6 मास पश्चात श्रीमती एनी बेसेंट ने इंडियन होम रूल लीग नामक दूसरी संस्था की स्थापना की। वह आयरिश महिला थी। उसका जन्म 1847 में लंदन में हुआ था। 1889 में वह थियोसॉफिकल सोसाइटी में शामिल हुई और 1893 में भारत में बस गई। 1907 में वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। वह एक उत्कृष्ट वक्ता थी। उन्होंने एक मजे हुए खिलाड़ी की भांति पूरी तैयारी के साथ भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने मद्रास स्टैंडर्ड नामक अंग्रेजी दैनिक को खरीदकर उसका नाम न्यू इंडिया रख दिया और इस पत्र के माध्यम से सरकार और जनता दोनों के जगाने का कार्य करने लगी। देश में थियोसॉफिकल सोसाइटी की जितनी भी शाखाएं थी वे सब होम रूल लीग के कार्यालयों का काम देने लगी। एक विदेशी महिला होते हुए भी एनी बेसेंट भारत की उच्च आध्यात्मिक, नैतिक और गौरवपूर्ण मानवीय परंपराओं से अत्यधिक प्रभावित हुई थी। इसलिए वे यहीं बस गई और इस देश को ही अपनी मातृभूमि समझने लगी। परंतु इस समय भारत भूखमरी, बेकारी, असहायता, परावलंबन और निर्बलता के दौर से गुजर रहा था। अतः एनी बेसेंट ने इस स्थिति को सुधारने का बीड़ा उठाया और भारतीय राजनीति में प्रवेश करने का निश्चय कर लिया। होम रूल लीग की स्थापना उनकी इसी इच्छा का परिणाम थी। इस समय आयरलैंड में आयरिश नेता रेमांड के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हो चुकी थी, जो वैधानिक तथा शांतिमय उपायों से गृह शासन यानी कि स्वराज प्राप्त करना चाहती थी। एनी बेसेंट को इससे भी प्रेरणा मिली। 1914 में वह इंग्लैंड गई और ब्रिटिश संसद में भारतीयों की मांग का समर्थन करने वाला दल बनाने का प्रयास किया, परंतु उनका यह प्रयास असफल रहा। इंग्लैंड में एनी बेसेंट ने अपने भाषण में बार बार यह दोहराया कि भारत की वफादारी का मूल्य भारत की स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता से उनका अभिप्राय ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत घरेलू शासन से था। वे पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं थी और इस मांग पूर्ण स्वतंत्रता का वे अंत तक विरोध करती रहीं। भारत वापस आकर उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना का विचार किया। 1915 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, परंतु कांग्रेस अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को नियम विरुद्ध कहकर इस पर विचार तक नहीं किया। ऐसी स्थिति में एनी बेसेंट ने खुद पहल की और सितंबर 1960 में होम रूल लीग की स्थापना की। उन्होंने बम्बई, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, मथुरा, कालीकट, अहमदनगर, मद्रास आदि में इसकी शाखाएं भी स्थापित की। मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू जैसे विख्यात व्यक्ति भी उनकी होम रूल लीग में सम्मिलित हो गए और इस प्रकार 2 होम रूल लीगें काम करने लगी, लेकिन दोनों में पर्याप्त सहयोग था तथा दोनों का कार्यक्षेत्र भी अलग अलग था। तिलक का कार्य महाराष्ट्र और मध्य प्रांत तक था और शेष भारत में आंदोलन का संचालन का उत्तरदायित्व एनी बेसेंट को सौंपा गया था।